सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को जिसका नाम है लीड कोचिंग और बेल आइकन वाला बटन दबाना मत भूलिएगा क्योंकि आने वाले समय में हम इसी करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि निम्न में से कौन सा हाइड्रोजन का आइसोटॉप है। ओके, ऑप्शंस हैं प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रीटियम और अगला ऑप्शन है ऊपर के सभी। तो स्टूडेंट्स याद रखना कि हाइड्रोजन के वैसे तो बहुत सारे आइसोटॉप्स रहते हैं, बट जो मेन है वो तीन है। वो कौन कौन से तीन हैं? उनमें पहला नाम आपके पास आता है प्रोटियम। ओके, इस प्रोटियम को हम अगर डिनोट करना चाहें तो हम इसको डिनोट करते हैं 1H1 से। इसका मतलब कि इस हाइड्रोजन के एटम के पास जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो भी 1 है, और इसके पास जो इसका जो एटॉमिक नंबर है वो भी 1 है, और इसका जो एटॉमिक मास है वो भी 1 है। ओके, सेकंड जो आपके पास आइसोटोप रहता है हाइड्रोजन का, उसका नाम है ड्यूटेरियम। ओके, स्पेलिंग क्या है? इट्स DEUTERIUM। ये सेकेंड आइसोटॉप है जो हाइड्रोजन का नेचर में मिलता है आपको। इसका एटॉमिक मास 2 है, लेकिन जो एटॉमिक नंबर है वो फिर से 1 है, इट्स 2H1। और तीसरा एक और भी होता है हमारे पास, उसको हम कहते हैं ट्रीटियम। तो इट्स TRITIUM, ट्रीटियम। इसमें जो एटॉमिक मास है वो 3 है, लेकिन जो इसका एटॉमिक नंबर है इट्स स्टिल 1। तो देखिए, ये तीन आपके जो आइसोटॉप्स हैं हाइड्रोजन के, ये मेनली आपको मिलते हैं नेचर के अंदर। और इन दोनों में से, इन तीनों में से याद रखना कि जो प्रोटियम और आपका ड्यूटेरियम है, ये दोनों बहुत ही ज़्यादा स्टेबल फॉर्म है, ठीक है। लेकिन आपको जो थर्ड वन है जिसको हम ट्रीटियम कहते हैं, वो ट्रीटियम थोड़ा सा रेडियो एक्टिव है, ठीक है। उसका नेचर कैसा है? रेडियो एक्टिव है। इसकी एक पर्टिकुलर लाइफ है, उसके बाद ये ख़त्म हो जाता है, इट्स रेडियो एक्टिव। तो सवाल आपका था कि इनमें से तीनों में से कौन सा हाइड्रोजन का आइसोटोप है। तो देखिए, तीनों नाम जो आपको मैंने यहाँ बताए हैं वो तीनों ही नाम यहाँ मेंशन है, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रीटियम। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? आपका आंसर ऑप्शन डी आ जाएगा। चलिए, सेकंड क्वेश्चन है आपका। पहले प्रकाश की गति को किसने मापा था? स्टूडेंट्स, प्रकाश की गति मतलब स्पीड ऑफ लाइट की अगर मैं बात करूं तो इसको बहुत सारे साइंटिस्ट ने, बहुत सारे लोगों ने इसको मेज़र करने की कोशिश की है, और इसमें एक नाम आप लोगों ने शायद सुना हो, गैलीलियो का भी है। गैलीलियो को लगता था कि लाइट की स्पीड जो है वो बहुत ज़्यादा है, आप इसको मेज़र नहीं कर सकते। इवन वो मानता था कि इसकी स्पीड जो है वो इनफाइनाइट है, मतलब आप उसको बिल्कुल मेज़र नहीं कर सकते हो। विद इन अ सेकेंड वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जो लाइट है वो पहुंच सकती है। लेकिन उसके बाद एक पर्सन है, उसने कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए। उसका नाम है, उस पर्सन का नाम है ओलेस रोमर। तो जो ये पर्सन है, इस पर्सन ने एक्चुअल में 1676 की बात है, 1676 में उसने एक एक्सपेरिमेंट किया, और उसने उस टाइम पे जो स्पीड ऑफ लाइट है, यानी कि जो प्रकाश की गति है, उसको मेज़र किया। और देखिए, उसने बिल्कुल ही एग्जैक्ट तो नहीं बताई थी स्पीड, बट इट वाज वेरी वेरी अप्रॉक्सीमेट। और वो कितनी थी? इट वाज 214,000 किलोमीटर पर सेकेंड, ठीक है। बट स्टूडेंट्स देखिए, उस वक्त के हिसाब से अगर मैं 1676 की बात करूं, 1676 की बात करूं, तो उस टाइम के हिसाब से इट वाज अ वेरी अप्रॉक्सीमेट एंड वेरी गुड रिजल्ट। क्योंकि उस टाइम पे हम लोगों को, हमारे पास जो हमारी जो साइंस थी वो उतनी ज़्यादा एडवांस नहीं थी, बट स्टिल वो इतनी स्पीड बता पाया था। इसलिए प्रकाश की गति को सबसे पहले मापने का जो दर्जा है वो किसको दिया जाता है? वो ओलेस रोमर को ही दिया जाता है। तो सेकंड का आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन बी आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं अब हम। अगला सवाल है आपके पास कि गिरगिट जो है वो रंग क्यों बदलता है। तो गिरगिट, देखिए गिरगिट जो है इसको आप इंग्लिश में कैमेलियन कहते हैं, और ये अपना कलर जो चेंज करते हैं, ये करते क्यों हैं? क्योंकि इनको जो है अपना बॉडी का जो टेम्परेचर है उसको मेंटेन करना होता है। और अपनी इस बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करते कैसे हैं? एक्चुअल में कैमेलियन के पास कुछ जो सेल्स हैं, जो इसकी जो कुछ स्किन सेल्स हैं, यानी कि इसकी जो स्किन की कोशिकाएं हैं, उनमें कुछ पर्टिकुलर सेल्स होती हैं, उनकी डिफरेंट अरेंजमेंट की वजह से ही ये अपना कलर चेंज कर पाते हैं। और वो जो स्किन सेल्स हैं उसका नाम क्या है? उसका नाम है इरिडोफोरस। ठीक है, याद रखना स्टूडेंट्स, ये आपके स्किन सेल्स हैं किसकी? गिरगिट की। गिरगिट को इंग्लिश में क्या कहते हो? कैमेलियन कहते हैं। तो इसकी जो ये स्किन सेल्स हैं, इनका नाम है इरिडोफोरस।
इनकी ही कुछ पर्टिकुलर अरेंजमेंट से ये अपना कलर चेंज कर पाते हैं। और इनका कलर चेंज करने का मेन रीज़न क्या होता है? क्योंकि ये अपने बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करना चाहते हैं। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन बी आ जाएगा कि गर्मी प्रबंधन के लिए रंग बदलते हैं। ठीक है, तो आंसर ऑप्शन बी आ जाएगा। अगला सवाल देखिए ज़रा। आपको बताना है कि केल्विन इकाई को निम्नलिखित में से क्या मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो देखिए, इलेक्ट्रिक, अगर मैं ए ऑप्शन की बात करूँ तो ये कोई क्वांटिटी है ही नहीं। सेकंड है आपका ध्वनि, इसको आप इंग्लिश में साउंड कहते हो। और देखिए, जो साउंड है ना, साउंड को आप मेज़र करते हो, बट किस में? इसको आप डेसिबल में मेज़र करते हो, डेसिबल में। ठीक है। थर्ड है आपका टेम्परेचर। टेम्परेचर को ही आप केल्विन में मेज़र करते हो, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन सी आ जाएगा। वैसे तो आप केल्विन के अलावा और भी काफ़ी सारे हैं आपके पास, डिग्री सेल्सियस है, आपके पास फ़ारेनहाइट है, इन सब में भी आप मेज़र करते हो, बट स्टिल क्योंकि आपके पास ऑप्शन में केल्विन पूछा है उसने कि केल्विन से क्या मेज़र करते हो, तो आपका जो टेम्परेचर है वो मेज़र किया जाता है इससे। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन है कि विटामिन बी 1 की कमी से कौन सी बीमारी होती है? ओके, तो देखिए, विटामिन बी 1 के बारे में थोड़ा सा मैं आपको डिटेल में बता देता हूँ। तो याद रखना, आपका जो विटामिन बी 1 है, इसका साइंटिफिक नेम है थायमिन। इट्स THIAMIN। और आपको अगर शायद ध्यान हो तो जितने भी विटामिन्स आप जानते हो, वो सारे विटामिन्स को हम दो कैटेगरीज में बांटते हैं। कुछ होते हैं वाटर सोल्यूबल, मतलब जो पानी में घुल जाते हैं, और कुछ विटामिन्स हैं जो पानी में नहीं घुलते, वो फैट सोल्यूबल होते हैं, वो फैट में घुल जाते हैं, वसा में घुल जाते हैं। तो बी 1 के बारे में एक चीज़ याद रखना कि आपको जो ये बी 1 विटामिन है, ये पानी में घुलने वाला विटामिन है। इट इज़ वाटर सोल्यूबल विटामिन। ओके, द नेक्स्ट थिंग जो आपको विटामिन बी 1 के बारे में याद रखनी है वो ये है कि विटामिन बी 1 आपकी बॉडी को मतलब कैसे हेल्प करता है आपकी बॉडी में। तो ये आपकी बॉडी में एक तो जो नर्व्स है, आपकी नर्व्स हैं, जो नर्वस सिस्टम है आपका, और आपकी बॉडी में जो मसल्स हैं, और इसके अलावा एक आपका जो हार्ट फंक्शनिंग है, इन तीनों की प्रॉपर फंक्शनिंग में मदद करता है विटामिन बी 1। ओके। और नेक्स्ट थिंग आपको जो विटामिन बी 1 के बारे में याद रखना है वो ये कि अगर आपकी बॉडी में विटामिन बी 1 की कमी हो जाए तो आपको एक बीमारी हो जाती है, उस बीमारी को हम कहते हैं बेरी। और देखिए, यही क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि विटामिन बी 1 की कमी से कौन सी बीमारी होती है। तो रिकेट्स, रतौंधी, रक्ताल्पता नहीं होती है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? बेरी आ जाएगा। और विटामिन बी 1 के अगर मैं आपको सोर्सेज की बात बताऊं कि आपको मिलता कहाँ से है विटामिन बी 1, तो आपके जो ऑरेंजेस हैं, इसमें काफ़ी मात्रा में आपको विटामिन बी 1 मिल जाएगा। आपके एग्स हैं, एग्स में भी होता है। इसके अलावा आपके पोटैटोज़ हैं, पल्सेस मतलब दालें हैं, तो इन सब में भी आपको विटामिन बी 1 काफ़ी अमाउंट में मिल जाता है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया आपसे कि राइनो वायरस डैश की वजह बनता है। तो क्या है ये राइनो वायरस? तो स्टूडेंट्स याद रखना कि अगर मैं एक नॉर्मल कोल्ड की बात करूं, जुकाम जिसको हम कहते हैं, तो कोल्ड जो है इंसानों में वो किसकी वजह से होता है? उसका मेन रीज़न वायरस होते हैं। और वो कौन कौन से वायरस हैं जिसकी वजह से कोल्ड होता है? तो बेसिकली 3 अलग अलग टाइप के वायरस हैं जो हमें पता है अभी तक। उनमें से नाम क्या क्या हैं उनके? पहले का नाम है राइनो वायरस, दूसरा वायरस है कोरोना वायरस, और तीसरा वायरस है RSV एंड पैरा इन्फ्लुएंजा। ओके, तो ये 3 टाइप के आपके वायरसेस हैं जिनकी वजह से मेनली कोल्ड होता है। अगर मैं राइनो वायरस की बात करूं, तो राइनो वायरस की वजह से 10% से लेकर आपके 40% तक जो लोगों को कोल्ड होता है, उसका मेन रीज़न राइनो वायरस ही होता है। बट इसमें इतनी प्रॉब्लम नहीं है। क्यों? क्योंकि राइनो वायरस कभी भी आपको किसी सीरियस कंडीशन पे नहीं लेके जा पहुंचाता। ओके, इट्स अ वेरी नॉर्मल कोल्ड, और आप इसको 1-2 दिन की टैबलेट्स खाकर इजीली आप ठीक हो जाते हो, तो कोई ज़्यादा बड़ा इशू नहीं है। अगर मैं कोरोना वायरस की बात करूं, तो देखिए, कोरोना वायरस आज की डेट में भी अगर हम लोग इस टाइम हम घर पे हैं, लॉकडाउन है, तो इसका मेन रीज़न क्या है? ये कोरोना वायरस है। बट देखिए, कोरोना वायरस कोई एक नहीं होता, मोर देन 30 डिफरेंट काइंड्स ऑफ कोरोना वायरसेस आर देयर। और इन 30 में से अगर मैं बात करूं तो सिर्फ 3
या 4 ही आपके जो कोरोना वायरस के पर्टिकुलर टाइप्स हैं जो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन क्रिएट कर सकते हैं, अदरवाइज रेस्ट ऑफ देम आर नॉर्मल, उनसे इतना ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। थर्ड है आपका RSV एंड पैरा इन्फ्लुएंजा। तो आपको जो ये पैरा इन्फ्लुएंजा है ये भी थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि सीरियस केस क्रिएट करता है, और इसमें लगभग 20% लोगों को इस वायरस की वजह से कोल्ड होता है, और यही रीज़न है जिसकी वजह से स्टूडेंट्स आई मीन चिल्ड्रंस को निमोनिया हो जाता है। ओके, तो निमोनिया जो होता है उसका मेन रीज़न आपका जो पैरेन्फ्लुएंजा है ये रहता है। ठीक है, तो आपका भी सवाल क्या था? सवाल था राइनो वायरस की वजह क्या बनता है, किसकी वजह बनता है? तो देखिए राइनो वायरस अभी आपके सामने नाम आया है, इट्स अ वायरस, और 10% से 40% लोगों को इस वायरस की वजह से क्या होने वाला है? कोल्ड होने वाला है। और जो मैं ये कोल्ड की बात कर रहा हूँ ना, ये कॉमन कोल्ड है, तो आपका आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन ए आ जाएगा, जिसको हम हिंदी में कहेंगे आम जुकाम। अगला सवाल है, मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो मैं आपको छोटी और सबसे बड़ी दोनों ही हड्डियों के बारे में बता देता हूँ। अगर मैं सबसे छोटी हड्डी की बात करूँ तो ये आपके मिडल ईयर में पाई जाती है, मध्य कान में, और इसका नाम है स्टेप्स, राइट। और अगर मैं आपको लॉन्गेस्ट सबसे बड़ी हड्डी की बात करूँ, उसको हम थाई बोन भी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं हम उसको? थाई बोन, और थाई बोन कह लीजिए, या इसका एक्चुअल नेम जो रहता है वो है उसका फीमर। ठीक है, तो ये सबसे बड़ी, सबसे लॉन्गेस्ट, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हड्डी रहती है, और आपकी जो थाई है उसमें पाई जाती है। तो फिलहाल हमसे जो है सबसे छोटी हड्डी पूछी गई थी, तो इट्स स्टेप्स, और स्टेप्स को हम लोग, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा आपका? ऑप्शन बी आ जाएगा। ओके, चलिए अगला देखते हैं। मात्र 2 ऊतक कौन से हैं जो खून से ऑक्सीजन प्राप्त नहीं करते हैं? स्टूडेंट्स देखिए, हर लिविंग सेल की अगर मैं बात करूं, ठीक है, लिविंग सेल, तो उसको क्या चाहिए? क्योंकि वो लिविंग है तो उसको ब्लड सप्लाई चाहिए। ठीक है, और वो ब्लड सप्लाई क्यों चाहिए उसको? क्योंकि जब उसको ब्लड सप्लाई मिलेगी तभी उसको ऑक्सीजन मिलने वाली है, और तभी वो सेल जो है वो लिविंग फॉर्म में रहेगी, अदरवाइज वो डेड हो जाएगी। तो अगर मैं डेड सेल्स की बात करूं, मतलब वो सेल्स जो भी जीवित नहीं हैं आपकी बॉडी में, तो उनको ब्लड सप्लाई की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि उनको ऑक्सीजन की भी ज़रूरत नहीं है। तो ऐसी कौन सी आपकी बॉडी में सेल्स हैं, ऐसे कौन से टिश्यूज़ हैं जिनको ब्लड सप्लाई नहीं होती है, या जिनको ब्लड सप्लाई से ऑक्सीजन नहीं मिलती है? तो इसमें काफ़ी सारे एग्जांपल्स हैं। आपके जो हेयर्स रहते हैं, हेयर्स की जो सेल्स हैं वो डेड हैं, वो डेड सेल्स हैं इसमें, और वो डेड सेल्स इसीलिए हैं क्योंकि वहाँ ब्लड की सप्लाई नहीं है, उनको ब्लड से ऑक्सीजन नहीं मिलती है। सेकंड थिंग, आपके जो नेल्स रहते हैं, नाखून, उनमें भी जो सेल्स हैं वो डेड हैं, इसलिए जब आप नेल्स को कट करते हैं तो आपको बिल्कुल भी दर्द नहीं होता है। इसी तरह बालों को कट करते हैं तभी आपको कोई दर्द नहीं होता। नेक्स्ट और एग्जांपल मैं बताऊं, अगर आपको दांतों का जो अपर पार्ट है, जिस जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है, उसको आप क्या बोलते हैं? एनिमल कहते हैं। वो जो एनिमल वाला पार्ट है ना, उसमें भी डेड सेल्स हैं आपकी। ओके, और इसके अलावा स्टूडेंट्स याद रखना, इन तीनों में जो सेल्स हैं वो तीनों में डेड सेल्स हैं, और उसमें मतलब खून से ऑक्सीजन नहीं सप्लाई होती है, ब्लड सप्लाई नहीं है, ब्लड वेसल्स नहीं है, लेकिन देर इज ओनली वन लिविंग सेल इन योर बॉडी जिसमें ब्लड से ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं होती है, और वो आपका क्या पार्ट है? वो आपका कॉर्निया है। ये स्टूडेंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ मैं आपको, कि आपकी पूरी बॉडी में सिर्फ एक ही ऐसी लिविंग सेल है, कॉर्निया, जिसमें ब्लड वेसल्स नहीं है, ब्लड वेसल से ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं होती है। ओके, तो आपका सवाल क्या था फिलहाल, कि मात्र 2 ऊतक ऐसे कौन से हैं जो खून से ऑक्सीजन प्राप्त नहीं करते हैं? तो आपके जो नाखून और जो कॉर्निया है, ये दोनों ऐसे हैं जिनको खून से ऑक्सीजन प्राप्त नहीं होता। तो आपका आंसर ऑप्शन ए आ जाएगा। अगला सवाल है, आँख का कौन सा भाग है जो आँख के रंग का निर्धारण करता है? आप लोगों ने देखा होगा कईयों की आंखें जो हैं वो भूरी होती हैं, या मैक्सिमम लोगों की जो आंखें हैं वो ब्लैकिश होती हैं। तो आँखों का जो रंग है वो उसमें इस जो आयरिस वाला पार्ट है, इसकी वजह से ही उनका जो कलर है वो निर्धारित होता है। आखिरी सवाल है कि प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? देखो, जो प्रकाश वर्ष है इसको आप इंग्लिश में लाइट ईयर कहते हो, और
अगर मैं आपको बताऊं 1 लाइट ईयर दैट इज इक्वल टू 9.461 इंटू 10⁻15 किलोमीटर्स, राइट। और अगर मैं आपको वैसे बताऊं कि लाइट ईयर है क्या, तो देखो लाइट जो है, आपको पता है लाइट बहुत फास्टली मूव करती है, और लाइट की स्पीड नॉर्मल कितनी रहती है, उसकी नॉर्मल स्पीड रहती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो लाइट जो है ना वो 1 मीटर में, 1 सेकंड में 3 × 10⁸ मीटर इतना डिस्टेंस ट्रैवल कर लेती है। अब सोचो अगर वो 1 सेकंड में इतना डिस्टेंस ट्रैवल करती है तो वो 1 साल में कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगी। तो बस वही डिस्टेंस जो लाइट 1 साल में ट्रैवल करेगी उसको ही हम क्या कहते हैं, लाइट ईयर कहते हैं। तो आप अब इमेजिन कर सकते हो, आप सोच पा रहे हो कि लाइट ईयर से क्या पता चल रहा है आपको, या कोई ये बता रहा है कि 1 साल में लाइट कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है। तो डिस्टेंस का मतलब क्या होता है, दूरी। तो मतलब दूरी को अगर आपको मेज़र करना है तो उसके लिए आपको ये यूनिट की ज़रूरत पड़ेगी, लाइट ईयर। और इसका यूज़ हम नॉर्मली डेली लाइफ में नहीं करते हैं, इसका यूज़ किया जाता है जब हमें बहुत लार्ज डिस्टेंस को मेज़र करना होता है। लार्ज डिस्टेंस का मतलब है कि अगर मुझे सन और अर्थ के बीच का डिस्टेंस मेज़र करना है, या मुझे एक स्टार और दूसरे स्टार के बीच का डिस्टेंस मेज़र करना है, तो वहाँ पर मैं इस लाइट ईयर को यूज़ करने वाला हूँ। बट नॉर्मली हम लोग लाइट ईयर का यूज़ डेली प्रैक्टिकल डेली लाइफ में नहीं करते हैं। ओके, तो ये थे आपके 10 स्टूडेंट्स, 10 क्वेश्चंस। इन क्वेश्चंस को आप ध्यान से करिएगा। कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं। ओके, थैंक यू।